सोचिए, कभी कभी सबसे बड़ी सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटनाएं वो एक बहुत ही छोटी मामूली सी गलती से शुरू होती हैं। एक ऐसी गलती जिसे आसानी से रोका जा सकता था। आज हम एक ऐसी ही घटना को करीब से देखेंगे और समझेंगे कि कैसे दो केमिकल्स जिन्हें कभी भी एक दूसरे के पास नहीं होना चाहिए था, जब मिल जाते हैं तो वो एक पल में सब कुछ खत्म कर सकते हैं। तारीख थी 3 जून 2020। गुजरात की एक केमिकल फैक्ट्री में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, एक आम दिन की तरह। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक जोरदार विनाशकारी धमाका हुआ। और वजह वजह थी एक जानलेवा गलती। दो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव केमिकल्स को गलती से एक ही टैंक में मिला दिया गया। और इसका जो नतीजा निकला वो सिर्फ एक धमाका नहीं था, वो एक पूरी तबाही थी। कई जाने गईं और पास के पूरे गांव को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। 10 सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है ये इस तबाही की इंसानी कीमत थी। उस पहले धमाके में 10 मजदूरों की जान चली गई और करीब 50 लोग बुरी तरह घायल हुए। हमें ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये वो परिवार हैं जो इस एक गलती की वजह से हमेशा के लिए बिखर गए। तो जब इस मामले की जांच हुई तो जो बात सामने निकल कर आई वो सच में चौंकाने वाली थी। पता चला कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। नहीं, ये सरासर लापरवाही का नतीजा था। ये जो कोटेशन है, ये सीधा सीधा मैनेजमेंट के चलता है वाले एटीट्यूड की तरफ इशारा करता है। और असल में यही इस पूरी त्रासदी की जड़ था। तो सवाल यही है ना, कि आखिर एक फैक्ट्री का मामूली सा दिन एक नेशनल ट्रेजेडी में कैसे बदल गया। इस सवाल का जवाब हमें साइंस और सेफ्टी में हुई गलतियों की गहराइयों में मिलेगा। तो चलिए पता लगाते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। तो चलिए थोड़ा साइंस की बात करते हैं। ये समझने के लिए कि वो धमाका इतना जबरदस्त क्यों था, हमें केमिस्ट्री के एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल को समझना होगा। देखिए, ये सब शुरू हुआ एक केमिकल रिएक्शन से। एक ऐसा रिएक्शन जो देखते ही देखते पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर हो गया। इस पूरी तबाही के सेंटर में एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। इसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या हिंदी में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अभी सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, आमतौर पर गर्मी के रूप में। और जब ये रिएक्शन बेकाबू हो जाए तो नतीजा बहुत ही भयानक हो सकता है। अब गुजरात वाले केस में दो विलन थे। एक था डाइमिथाइल सल्फेट और दूसरा नाइट्रिक एसिड। अब देखिए, अकेले अकेले बस आम इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें एक साथ मिलाया गया, बस एक जबरदस्त एक्सोथर्मिक रिएक्शन शुरू हो गया। टैंक के अंदर गर्मी और प्रेशर इतनी तेजी से बढ़ा कि वो टैंक एक बम बन गया, और आखिर में वो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाया। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इन्हीं दो केमिकल्स की नहीं है। असल में ऐसे बहुत से केमिकल्स हैं जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं पटते। उन्हें इनकम्पैटिबल कहते हैं। जैसे कि किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर को ज्वलनशील चीजों के पास रखना, या किसी खतरनाक एसिड को मेटल के पास रख देना। ये सब कुछ वैसा ही है जैसे एक टाइम बॉम्ब लगाकर छोड़ देना जो बस टिक टिक कर रहा है। तो सवाल ये है कि ऐसे खतरनाक चेन रिएक्शन को शुरू होने से पहले ही कैसे रोका जाए। इसका जवाब हमारी डिफेंस की पहली लाइन से शुरू होता है, और वो सबसे बेसिक चीज है सही स्टोरेज कंटेनर चुनना। देखिए, हर एसिड अलग होता है और उसे रखने के लिए एक खास तरह का कंटेनर चाहिए होता है। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, उसे आप एचडीपी या एफआरपी टैंक्स में रख सकते हैं। लेकिन नाइट्रिक एसिड, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, उसके लिए और भी स्पेशल मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर गलत मटेरियल इस्तेमाल किया तो वो टैंक गल सकता है, लीक हो सकता है, या फिर कोई खतरनाक रिएक्शन भी शुरू कर सकता है। और हाँ, एक टैंक चुनना कोई ऑनलाइन शॉपिंग करने जैसा नहीं है कि बस कैटलॉग देखा और ऑर्डर कर दिया। नहीं, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पजल है। इसमें आपको केमिकल कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, टेम्परेचर कितना रहेगा, वेंटिलेशन की क्या ज़रूरतें हैं, और हाँ, सरकारी नियम क्या कहते हैं, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये एक ऐसा फैसला है जिसके लिए एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए। इसमें ज़रा सी भी गलती की कोई जगह नहीं होती। लेकिन सोचिए, क्या दुनिया का सबसे अच्छा टैंक ले आना ही काफी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। सिर्फ सही इक्विपमेंट होना ही सब कुछ नहीं होता। सेफ्टी की असली नींव तो इंसानों और प्रोसीजर्स पर टिकी होती है, एक ऐसा कल्चर बनाने पर जो सिर्फ टैंक से कहीं बढ़कर हो। तो वही सवाल फिर से, क्या सिर्फ सही टैंक खरीद लेना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो महंगा सा टैंक भी महज एक डिब्बा है अगर उसे चलाने वाले लोगों के पास सही प्रोटोकॉल्स और सही ट्रेनिंग नहीं है। और जब हम गुजरात वाले केस को देखते हैं तो साफ पता चलता है कि सेफ्टी की ये परतें थी ही नहीं। वहाँ कोई एक्सपर्ट रिस्क असेसमेंट नहीं हुआ था, स्टाफ के लिए कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, और तो और प्रोसेस को सेफ रखने के लिए डबल ब्लॉक वाल्व जैसा कोई मजबूत सिस्टम भी नहीं था। देखिए, ये चीज़ें कोई ऑप्शन नहीं होती, ये किसी भी केमिकल प्लांट के लिए मस्ट हैव सेफ्टी मेजर्स हैं। और सच कहूं तो सबसे दुख की बात यह है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रूडेंट प्रैक्टिसेस इन द लैबोरेटरी जैसी किताबें दशकों से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की गाइड बुक रही हैं। मतलब सारी जानकारी पहले से मौजूद है, बस उसे गंभीरता से लागू करने की जरूरत है। ये जो कोट है ना, ये एक बहुत गहरी बात कहता है। होता क्या है कि कभी-कभी प्रोडक्शन बढ़ाने या नई खोज करने की दौड़ में सेफ्टी को पीछे छोड़ दिया जाता है, उसे एक बोझ समझा जाता है। यहीं पर एक कल्चरल शिफ्ट की जरूरत है, एक ऐसा बदलाव जहां सेफ्टी सबसे पहले आए, बाद में नहीं। तो इन सारी बातों को मिलाकर हम कहाँ पहुँचते हैं? हम ये सीखते हैं कि केमिकल सेफ्टी कोई एक काम नहीं है जिसे करके भूल जाएं। नहीं, ये असल में सेफ्टी की कई लेयर्स, कई परतों का एक मजबूत सिस्टम है। इसे 3 लेयर्स की तरह समझिए। सबसे पहली लेयर है सही इक्विपमेंट, मतलब सही टैंक, सही वाल्व। दूसरी लेयर है सही प्रोसीजर, यानी साफ सुथरे नियम जिन्हें हर कोई फॉलो करे। और सबसे जरूरी तीसरी लेयर है कल्चर, एक ऐसा माहौल जहां हर एक इंसान सेफ्टी को अपनी पर्सनल जिम्मेदारी समझे। तो असली सबक यही है, सेफ्टी सिर्फ एक मोटी सी फाइल नहीं है जिसे बनाकर अलमारी में रख दिया जाए। ये एक जिंदा जागता कल्चर है जिसकी प्रैक्टिस हर दिन हर एक कर्मचारी को करनी होती है, बिना किसी छूट के। तो चलिए इस आखिरी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। सेफ्टी कोई चेकलिस्ट नहीं है जिस पे टिक लगाकर काम खत्म हो जाए। नहीं, ये तो हर पल चौकन्ना रहने की एक स्टेट है। तो चाहे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो या एक छोटी सी लैब, सबसे जरूरी सवाल हमेशा यही पूछना चाहिए, हमारे सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है? क्योंकि उसी कमजोर कड़ी को ढूंढकर मजबूत करना ही अगली तबाही को रोक सकता है।